हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। तो हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्कस करेंगे क्या क्या उनके पार्ट्स होते हैं, क्या क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है, कैसे वर्क करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या ये शुरू होता है पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल जो कि हम लोग जानते हैं जहाँ से एयर एंट्री होती है, वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स खुलती है कैविटी में, जो कि नेजल कैविटी बोला जाता है, नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी। नेजल कैविटी आगे फर्दर ओपन होता है फेरिंग्स में, और फेरिंग्स आगे कंटिन्यू नीचे की तरफ कंटिन्यू होती है, तो बाद में लैरिंग्स तक जाती है। और लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जिसे साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। लैरिंग्स की ओपनिंग होती है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस जो कि कवर होता है इपिग्लॉटिस से। इपिग्लॉटिस लैरिंग्स को कवर करता है, और ये ड्यूरिंग रेस्पायरेशन ओपन रहता है। इपिग्लॉटिस ओपन होता है, जिससे ग्लॉटिस में एयर इंटर कर पाती है और आगे ट्रैकिया की ओर मूव करती है एयर। और फूड स्वेलो, जब हम लोग फूड स्वेलो करते हैं तो ये इपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को क्लोज कर देती है, ताकि फूड लैरिंग्स में न जाए और फूड इसोफेगस की तरफ बढ़ जाए, आगे की तरफ। तो और ये लैरिंग्स के बाद हम लोग ट्रैकिया ट्रैकिया शुरू हो जाता है। ट्रैकिया अगर देखें तो स्ट्रेट ट्यूब होता है एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी, मतलब मिड थोरेसिक कैविटी तक एक्सटेंड करती है, और वहाँ पे डिवाइड कर जाती है ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे। ये प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड कर जाती है, लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। ट्रैकिया प्राइमरी ब्रोंकस के बाद अगर देखें तो वो प्राइमरी ब्रोंकस फिर सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड करती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई भी बोलते हैं ब्रोंक। और फिर वो टर्सरी ब्रोंकस में डिवाइड करती है, टर्सरी ब्रोंकाई। और उसके बाद ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड करती है। ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलाई शुरू हो जाता है। तो इनका ये सब सारे सिस्टम जो होते हैं, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से कवर होते हैं। डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि प्राइमरी ब्रोंकस, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकस है। लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस दिखाया गया है यहाँ पे एक साइड का। राइट राइट भी देख सकते हैं आप लोग, राइट भी दिख रहा है। सेकेंडरी ब्रोंकस उसके बाद डिवाइड हुआ, उसके बाद टर्सरी ब्रोंकस डिवाइड हुआ, फिर ब्रोंक्यूल्स आते हैं। ब्रोंक्यूल्स में फिर ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलाई शुरू हो जाती है। तो एक और डायग्राम, ये डायग्राम में देख सकते हैं हम लोग कि कैसे नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद अगर देखें नीचे तो लैरिंग्स है, और लैरिंग्स के पीछे इसोफेगस है। लैरिंग्स की ओपनिंग जो है ग्लॉटिस को एपिग्लॉटिस से कवर किया जाता है। तो ये सारा डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की बात की जाए तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो है वो एक बैग लाइक वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसको एल्वियोलाई कहा जाता है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू ए नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई की बात हो गई यहाँ तक। अब लंग्स की बात करें तो लंग्स क्या क्या किन किन चीज़ों से बना होगा। तो लंग्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो लंग्स में ब्रोंकाई आ जाएगा, ब्रोंक्यूल्स आ जाएगा, एल्वियोलाई आ जाएगा, ये सारी चीज़ें लंग्स में आएंगी। अब लंग्स की कवर्स भी होते हैं। लंग्स किस चीज़ से कवर्ड होता है, तो लंग्स कवर होता है दो चीज़ों से, एक विसरल प्लूरा होता है, एक पेराइटल प्लूरा होता है। तो विसरल प्लूरा लंग सरफेस को कवर करता है, पेराइटल प्लूरा जो है थोरेसिक कैविटी को अंदर से कवर करता है। ये दोनों कवरिंग के बीच में एक प्लूरल कैविटी बोली जाती है, प्लूरल कैविटी होती है, जिसमें प्लूरल फ्लूइड इकट्ठा होता है। तो वो जब रेस्पिरेशन करते हैं हम लोग, तो फ्रिक्शन को कम करता है दोनों सरफेसेस के बीच में। तो ये हो गया प्लूरल कैविटी की और प्लूरल फ्लूइड की बात। डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं विसरल प्लूरा लंग सरफेस को कवर कर रहा है, और पेराइटल प्लूरा थोरेसिक कैविटी के इंटरनली उसको कवर करके रख रहा है, और दोनों के बीच में प्लूरल कैविटी होती है। प्लूरल कैविटी को प्लूरल फ्लूइड, जिसमें कि प्लूरल फ्लूइड इकट्ठा होता है। अब हम लोग बात करेंगे कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये दो चीज़ें होती हैं, कंडक्टिंग पार्ट क्या होती है और एक्सचेंज पार्ट क्या होती है। कंडक्टिंग पार्ट एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होता है, जो कि एयर को कंडक्ट करने में मदद करता है। एयर को बाहर से वहाँ तक एल्वियोलाई तक ले जाने के लिए कंडक्टिंग पार्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और एक्सचेंज पार्ट में क्या आता है, तो एल्वियोलाई
और उनका डक्ट्स आते हैं जहाँ पे गैसेस के एक्सचेंज होते हैं। तो हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है। फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोलाई। दूसरी बात है, एक तो ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई तक। दूसरी दूसरी चीज़ें हैं, ये क्या करता है, फॉरेन पार्टिकल को क्लियर करता है। और तीसरी चीज़ है ह्यूमिडिफिकेशन, मतलब ह्यूमिडिफाई करता है एयर को, और बॉडी टेम्परेचर पे एयर को ले आता है। तो ये सब चीज़ें कंडक्टिंग पार्ट का सिस्टम है। अब एक्सचेंज पार्ट का क्या फंक्शन है, तो वो एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन होता है जहाँ पे O2 और CO2 जो ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में इनका एक्सचेंज होता है लंग्स में। दूसरी बात है, लंग्स कहाँ सिचुएटेड होता है। अब लंग्स सिचुएटेड होता है थोरेसिक चैम्बर में, जिसको थोरेसिक चैम्बर कहते हैं। थोरेसिक चैम्बर डॉर्सली सपोर्टेड होता है वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रली सपोर्टेड होता है स्टर्नम से, लेटरली सपोर्टेड होता है रिब से, और नीचे से बिलो डोम ऑफ डायफ्राम होता है। डायफ्राम से मतलब नीचे की ओर सपोर्टेड होता है। ये हो गया थोरेसिक के चैम्बर का पेरिफेरल, अगर बोले तो क्या बोल सकते हैं उसको, स्ट्रक्चर्स। अब स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन में स्टेप्स क्या क्या होते हैं, तो एक तो होता है ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन का क्या होता है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर अंदर लिया जाता है और CO2 जो रिच एल्वियोलर एयर होता है उसे बाहर छोड़ा जाता है, रिलीज्ड आउट। दूसरा क्या है, दूसरा स्टेप्स है डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। एल्वियोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस गैसेस के डिफ्यूजन होते हैं, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। अब ब्लड जो है वो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करके एल्वियोलाई से ले जाएगा पेरिफेरल टिश्यूज में, तो हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो गया। अब डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ये फोर्थ पार्ट है, फोर्थ स्टेप है। O2 और CO2 कैसे टिश्यूज में डिफ्यूजन होगा, टिश्यू से ब्लड में डिफ्यूजन होगा CO2 का, और O2 का ब्लड से टिश्यू में डिफ्यूजन होगा। तो ये हो गया फोर्थ स्टेप। और लास्ट स्टेप में क्या आएगा, O2 का यूटिलाइजेशन होता है, सेल O2 को यूटिलाइज करके रेस्पायर करता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है एक। और CO2 रिजल्टेंट जो CO2 बनता है वो रिलीज होता है, तो वो रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं जिसे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, अब हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में, कैसे ब्रीदिंग टेक्स प्लेस लेता है, कैसे कैसे होता है ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व 2 स्टेजेस, 2 स्टेज होते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लिया जाता है, और एक्सपायरेशन एयर में एल्वियोलर एयर को रिलीज किया जाता है। अब मूवमेंट ऑफ एयर कैसे होता है, मूवमेंट ऑफ एयर एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई तक जाता है, कैसे जाता है, तो ये एक प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू होता है। एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में, प्रेशर ग्रेडियंट। तो प्रेशर ग्रेडियंट इंस्पायरेशन के टाइम पे अगर देखें, तो इंस्पायरेशन के टाइम पे प्रेशर जो लंग्स के अंदर होता है वो एक निगेटिव प्रेशर होता है कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसके कारण जो ग्रेडियंट होता है उसके कारण एटमॉस्फेरिक एयर मूव करता है एल्वियोलाई में। एक्सपायरेशन में क्या होता है, पल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो हायर देन दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। तो जो एयर होता है वो एल्वियोलाई से रिलीज होके एटमॉस्फेयर में आता है। क्रिएशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, अब देखते हैं प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट कैसे होता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएशन के लिए डायफ्राम, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो काम में आते हैं। क्या क्या, डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसके कारण से थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ जाती है। थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ती है जिसके कारण एक एक निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है इनसाइड लंग्स और कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जिसके कारण एयर मूव कर पाती है आउटसाइड से इनसाइड एल्वियोलाई में। अब एक्सपायरेशन का को देखते हैं, तो एक्सपायरेशन के टाइम पे जो डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जाता है।
रिलैक्स होने के कारण और इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स होते हैं, तो इसके कारण जो है थोरेसिक कैविटी की जो स्पेस है वो कम हो जाती है, वॉल्यूम, थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम कम होती है, जिसके कारण एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है, जो प्रेशर ग्रेडियंट लंग्स में ज़्यादा होता है कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्लाइटली ज़्यादा होता है, जिस कारण से एल्वियोलर फ्लूइड एयर जो है वो मूव कर पाता है एटमॉस्फेयर में। जो हम लोग एक्सपायरेशन समझते हैं, एक्सपायरेशन जानते हैं, वो एक्सपायरेशन होता है। इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कैसे रिब्स एक्सटेंड, पहले इंस्पायरेशन के टाइम में डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ और रिब्स एक्सपैंड अप, आउट एंड वाइडन। तो ये रिब्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं और आउटर साइड में मूव करते हैं, तो इस कारण से इंस्पायरेशन टेक्स प्लेस, इंस्पायरेशन होता है। और एक्सपायरेशन में हम लोग देख पा रहे हैं कि डायफ्राम रिलैक्स हो गया है। रिलैक्स होने के कारण ना थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम कम हो गई है और प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होने के कारण एक्सपायरेशन, जो एयर जो है वो बाहर एटमॉस्फेयर में जा रहा है, तो एक्सपायरेशन की प्रोसेस हो रही है। अब देखते हैं हेल्दी ह्यूमन कितने बार ब्रीथ करता है। तो हेल्दी ह्यूमन 12 से 16 बार, मतलब 12 to 16 टाइम्स अ मिनट में ब्रीथ करता है। और जो वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग स्पायरोमीटर। तो स्पायरोमीटर के एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके कारण वो लंग वॉल्यूम का हम लोग एस्टिमेशन करते हैं, और बाकी क्लिनिकल प्रोसेस में पल्मोनरी फंक्शन जानने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में देखेंगे, जो टिश्यू लेवल पे कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।